Hello everyone. This is Dr. Kshitij Singh, and I have secured All India rank 923 UPSC CSE 2025. And it has been a long journey. I started my journey in 2022 when I completed my internship. By profession, I am a doctor, and 2016 batch I took admission in MBBS in Lucknow, KGMU, and then 2021 I did my graduation, and after that 1 year of internship. So since 2022 I have been preparing for UPSC, but my initial two attempts were not really good. I was not able to clear prelims in 2022 and 2023 as well. But then uh, I worked a lot on my basics, especially revising and re-revising and practicing it and doing multiple revisions, giving mock tests and all. So finally, I was able to get through to the interview stage in 2023. But in 2024, sorry. But in 2025, I finally ended up with a rank that is 923. So I will first take you through my journey from the start, like from 2022, what had happened. So there was no really guidance how to start and how to begin. Yeah, so what I was going to mention is about the prelims. So prelims is the basic and I feel one of the most important part of the all three stages. Like prelims means interview, because if you fail the first part, like पहला अगर पड़ाव नहीं पार किया तो फिर आगे का कोई मतलब ही नहीं होता है. And many people take it lightly and not able to clear it. So prelims is really important, but you have to have a plan for preparation. Like हमको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, हमें क्या रिवीजन करना है, क्या शेड्यूल होना चाहिए. और सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि मोटिवेशन के पीछे कभी मत जाना कि मोटिवेशन होगा तब पढ़ेंगे, इस बार आ जाएगा तब होगा, मोटिवेशन से ये हो जाएगा, कोई और कुछ बोल दे, एस्पिरेंट्स देख लिया, कोई और यूट्यूब का शॉर्ट्स देख लिया, रॉयल एंट्री वीडियो देख लिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है. मोटिवेशन के पीछे कभी नहीं जाना, हमेशा बस ट्रू टू योरसेल्फ रहना कि मैंने डिसाइड किया है इस पाथ पे जाने के लिए, तो मुझे करना है बस फाइनली. चाहे मन लग रहा है पढ़ाई में, नहीं लग रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, चीज़ें होती हैं पर्सनल लाइफ भी, बट आपको एक बार डिसाइड कर लिया है तो पढ़ना है. फिर आपके आती है प्रीलिम्स की तैयारी. तो प्रीलिम्स की जो बुक लिस्ट थी मेरी वो क्लियर कट थी, क्योंकि मेरे दो प्रीलिम्स फेल हुए थे, तो मैंने बैठ के एनालाइज किया. सबसे पहले मैं हिस्ट्री पे आऊँगा. हिस्ट्री में देखो स्पेक्ट्रम अभी भी है, काफ़ी अच्छी किताब है हर चीज़ के लिए, क्योंकि उसमें आपका बेसिक से जितने भी अभी तक आए हैं PYQ आप देख लो पिछले 5-10 सालों के, काफ़ी हद तक उन्होंने कवर किए हुए हैं. और PYQ तो मतलब सिर्फ हिस्ट्री के लिए ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं GS के, उसके लिए PYQ बहुत मतलब लिटरली आप बाइबल बोल सकते हो कि PYQ तो मस्ट ही है, करने ही है. और हिस्ट्री के लिए मैं स्पेशली बोलूँगा कि मिनिमम आप 10 ईयर्स के करो, आप कर सकते हो तो 20 ईयर्स के जाओ हिस्ट्री पे, क्योंकि हिस्ट्री पे बहुत ऐसा होता है, रेपिटेटिव थीम्स होती हैं. जैसे विजयनगर वाला थीम रेपिटेटिव है, कृष्णदेव राय अक्सर उन्हें पूछा है, चोलाज वगैरह इससे पूछते रहते हैं. और मिडीवल में आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट भी काफ़ी आ जाता है कि मुगल आर्किटेक्चर उसके हिसाब से पूछते हैं, और डांस, और स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होता है, तो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें अपडेट रहना कि आर्ट एंड कल्चर के लिए मुझे करंट करना है. अभी मैं बाद में बताऊंगा कि करंट के लिए क्या क्या आपको करना होगा, है ना. तो आपने ये कर लिया कि मिडीवल की बात हो रही थी, तो मिडीवल में जो रिपीटेटिव थीम्स हैं, हमने वो एनालाइज किए कि कौन कौन सी रिपीटेटिव थीम्स है PYQ के पिछले 10-20 साल के, और फिर उनको अच्छे से तैयार कर लिया. और अक्सर ये डाउट रहता है कि नोट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं. तो अगर आपके पास किसी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन वगैरह है, तो वो एम्पल ऑफ मटेरियल देते हैं. तो जस्ट स्टिक टू वन सोर्स. अगर आप कोई कोचिंग के मटेरियल को फॉलो कर रहे हो तो उस पे जाओ. अगर आप बुक फॉलो कर रहे हो कि NCERTs वगैरह फॉलो कर लिए हैं, या किसी के और के नोट्स देख लिए, खुद बनाए हुए हैं, तो उस सोर्स पे रहो, बट स्टिक टू वन सोर्स ओनली. और फिर अगर आप मॉक्स वगैरह देते रहोगे और PYQ और लगाओगे, उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें जस्ट ऐड ऑन करते रहना आप. तो इस तरह से आप हिस्ट्री के जाओगे. और मॉडर्न की जैसे स्पेक्ट्रम मैंने बताई, स्पेक्ट्रम ही करना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने बहुत होता है कि 1700 से स्टार्ट होता है और वो पूरे इंडिपेंडेंस तक जाता है, बहुत चीज़ें रटनी होती है, यू जस्ट टू क्रैम अ लॉट. बट आपको वो चीज़ करनी पड़ती है. मुझे भी इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था तो वो बहुत मुश्किल लगता था कि ये शाह आलम टू ये औरंगजेब वाला
टाइम पीरियड का क्या रखना है, प्लासी, बक्सर, यही मुश्किल से होता था कि प्लासी में क्या हुआ, बक्सर में क्या हुआ, और उसके बाद फिर पहले पूरे चार्टर एक्ट्स भी आ जाते हैं आपके 1773 वाले। तो वो चीज़ें आपको धीमे-धीमे करनी पड़ेगी, एनालाइज़ करो उसे, लिख के देखो, चाहे तो कोई भी यूट्यूब वीडियो उठा लो, बहुत अच्छे-अच्छे यूट्यूब वीडियोज़ होते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स को रिलेटेड, तो उससे भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। और हिस्ट्री का तो हो गया ये चीज़ें, आर्ट एंड कल्चर का मैंने बताया था कि जनरली आर्ट एंड कल्चर में प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आते हैं। ओके, सो करंट अफेयर से रिलेटेड जनरली आते हैं आर्ट एंड कल्चर में, ये बोल रहा था मैं। और मिडीवल वाला जो होता है और एंशिएंट वाला होता है, इसमें बहुत ही डाइसी रहती है कि कभी आएगा या कभी नहीं आएगा, तो उस हिसाब से रह सकता है। तो उसके लिए भी आपको यही करना है कि उठाना है पीवाईक्यू, कि पीवाईक्यू आप उठाओ और उसके बाद फिर एनालाइज़ करो एक-एक चीज़ को, फिर जो अपना वन सोर्स है, उस सोर्स पे जाओ, उस सोर्स के ही पैटर्न में आप नोट्स वगैरह या नोट्स बने हैं तो उसको करो, वैल्यू ऐड करना है तो वैल्यू ऐड उससे करो। तो ये हिस्ट्री हो गया। और पॉलिटी में प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक ही बुक है, वो है लक्ष्मीकांत। मतलब आज तक भी वो रेलेवेंट है, 10 साल पहले भी थी, आज भी है। मैंने भी लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है और उसकी लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो लक्ष्मीकांत को आप स्किप नहीं कर सकते। लक्ष्मीकांत आप जितनी बार पढ़ो, उतना ही बेटर होते जाओगे आप उसमें। क्योंकि आपको बेसिक्स जो है ना, वो लक्ष्मीकांत से ही आते हैं। और अगर लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए डाउट वगैरह आ रहे हैं, तो अब तो बहुत ज़्यादा आपके पास सोर्सेज़ हैं। आप गूगल से पूछ लो, चैट जीपीटी से भी पूछ लो। बट मैं बोलूँगा कि चैट जीपीटी पे इतना रिलाय मत करना, कई बार वो गलत आंसर्स दे देता है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना उसको किसी चीज़ से, है ना? तो इसके लिए सिंगल सोर्स है पॉलिटी के लक्ष्मीकांत। और जो करंट अफेयर्स वाला कुछ अपडेशन वगैरह होगा, तो उससे रिलेट करके कभी-कभार पूछ लेते हैं। तो वो चीज़ है कि सबसे ज़्यादा आरओआई आपका इसमें आएगा लक्ष्मीकांत पढ़ के पॉलिटी के लिए। और सेकंड जो आपका आरओआई सबसे ज़्यादा आएगा, वो आएगा फिज़िकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ के। क्योंकि लक्ष्मीकांत और फिज़िकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, ये 2 बुक्स हैं, इसकी लाइन बाय लाइन आ जाती है उठ के। और फिर आप देखते हो कि बिल्कुल मतलब इस पेज से यहाँ से उठा के इन लोग ने लिख दिया है। तो फिज़िकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, वो भी पढ़नी है। मतलब आपको ऐसा होना चाहिए ना, पूरा कॉन्सेप्ट ग्रैब हो जाए। और पूरे जो डायग्राम्स है, डायग्राम्स बिल्कुल मिस नहीं करने फिज़िकल ज्योग्राफी के, क्योंकि उस डायग्राम से एक्सप्लेनेशन करके क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए आपको फिज़िकल ज्योग्राफी तो करनी है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी और आईआर जो सेक्शन है, मतलब कंबाइंड में पूरा मैपिंग का बता दे रहा हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली होती है, आईआर वाला होता है इंडियन एनवायरनमेंट वाली मैपिंग। तो इसमें ये रहता है कि आपके पास कोई भी एक सोर्स होगा, अगर आप कोई कोचिंग मटेरियल फॉलो करें तो ठीक है, वरना बहुत फ्री में आपको सब अच्छा-अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे कोई भी सीरीज़ डाल सकते हो कि मतलब मैपिंग के लिए एक डाल दिया कि ज्योग्राफी की मैपिंग, एक वर्ल्ड हिस्ट्री की मैपिंग वगैरह के लिए कर लिया। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए स्पेशली मैं सुदर्शन सर हैं, तो उनसे काफ़ी मैंने लिया था। उनका जो यूट्यूब पे वीडियोज़ डालते थे, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो इस वजह से मैं उन पे रिलाई काफ़ी किया था। और अब बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो आईआर के लिए करते हैं, क्योंकि आईआर का हमेशा है कि आईआर का मैपिंग वाला क्वेश्चन आएगा ही। मतलब 2-3 तो क्वेश्चन आएँगे और ये आपके 4 से 6 नंबर लेके जाएँगे। तो यहाँ पे मिस नहीं करना है। आईआर अच्छे से करना है, पूरी वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से करनी है, एनवायरनमेंट की भी मैपिंग अच्छे से करनी है। और ये इसके लिए मतलब लिटरली फ्री में बहुत अच्छा मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो कोई एक टीचर या कोई एक सोर्स आप कर लो और उसकी मतलब 2-3 बार वीडियोज़ देखो। मैंने भी यही किया था कि मतलब यूट्यूब पे ही सेम वीडियो मैंने 2-3 बार देखे थे आईआर और वर्ल्ड मैपिंग के, तो उससे काफ़ी चीज़ें याद होने लगी थी बैठ के। और आईआर के लिए सबसे बेस्ट है कि आपको मैप होना चाहिए आपके पास। या तो अगर एटलस नहीं है, तो स्पेसिफिकली जो चीज़ न्यूज़ में है या बहुत अक्सर पूछी गई है पीवाईक्यू वगैरह में, तो उसका एटलीस्ट उस पार्ट का कटआउट हो गया या गूगल से डाउनलोड कर लो, तो वो चीज़ वो होना चाहिए। और इसके बाद आते हैं हम लोग ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री होता है, इकोनॉमी। हाँ, तो इकोनॉमी में ये है, इकोनॉमी बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो इकोनॉमी वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग है प्रीलिम्स में। तो आपके पास कोई भी सोर्स होगा, आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, फ्री में बहुत मटेरियल होते हैं, तो उसको ही एक बार अच्छे से रिवाइज़ करो और पीवाईक्यू लेके बैठो इकोनॉमी में। टॉपिक वाइज़ जो होते हैं, तो वो लेके बैठो, आप एनालाइज़ करो कि क्या-क्या रहता है उसमें। तो आप पीवाईक्यू देख के आपको पता चल जाएगा कि उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे बैंकिंग वाला जो पार्ट है, बैंकिंग वाले से काफ़ी आता है। इस बार अब ये लोग थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट वगैरह उससे रिलेटेड टर्म्स पूछने लगे हैं। तो उसको भी आप अच्छे से करना कि नए-नए जो होते हैं कि अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, ये वैसे पूछ लिया है। और मेबी उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी यूज़ करते होगे
इन्वेस्टिंग वगैरह का, या कोई भी ऐप होगा, मान लीजिए ग्रो है ऐप है, तो उसके एफएक्यूज वगैरह जो होते हैं उनमें ये सब कॉमन कॉमन टर्म्स होते हैं, तो मैंने वो सब चीज़ें पढ़ ली थी, क्योंकि मैंने देखा था कि ये लिटरली स्टॉक मार्केट वाले टर्म्स पूछ रहे हैं, तो किसी भी ऐप से एफएक्यू वगैरह उसमें जाके देखो तो कॉमन कॉमन टर्म्स आपको पता चल जाएंगे, तो ऐसे आप कर लो प्रिपेयर। और करंट अफेयर्स तो करने ही इकोनॉमी के, उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि इन्फ्लेशन क्यों ज़्यादा हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, और जो फॉरेक्स एक्सचेंज है घट क्यों रहा है, बढ़ क्यों रहा है, इन्फ्लेशन वाली बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ जो मॉनेटरी होती हैं उसमें क्या करना होता है, रेपो रेट का ऊपर कैसे जाएगा, नीचे कैसे आता है, इस एक्शन से क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, तो ये पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हिट रेशियो अच्छा होता है। और इसमें बजट वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि बजट में कितने एस्पेक्ट्स होते हैं बजट के, और बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला जो होता है वो वाला भी आप अच्छे से करके जाना। और इसके बाद इन्वायरमेंट की हाँ, इन्वायरमेंट और साइंस टेक बचता है, तो इन्वायरमेंट और साइंस टेक अक्सर ये बहुत निगलेक्टेड टॉपिक हो जाते हैं। तो इन्वायरमेंट की मैपिंग तो मैंने बता दी कि मैपिंग कोई भी एक सोर्स से कर लेना, यूट्यूब वगैरह पे भी फ्री में लोग करवा देते हैं, उसको बार बार रिवाइज करो, अगर आपको कोई बुक है तो बस उससे बार बार रिवाइज करो, उसके शॉर्ट निमोनिक्स वगैरह बनाने की कोशिश करो, तो ये आप कर लोगे। उसके बाद पीवाईक्यू रिसेंटली देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के, क्योंकि रिसेंटली उनका पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा बेसिक्स वाली चीज़ें नहीं पूछ रहे हैं, अब थोड़ा सा उन लोग बहुत एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ वगैरह इस टाइप में चले जा रहे हैं, और इन्वायरमेंट को भी ये लोग ज्योग्राफी वगैरह से लिंक करके पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी इस नेशनल पार्क से कौन सी रिवर जा रही है वगैरह वगैरह। तो ये सब भी अच्छे से आपको करना है कि मतलब उस नेशनल पार्क के आसपास क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी है, तो उसमें कौन सी रिवर जा रही है, अगर वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट वगैरह है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इस टाइप से अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो भी आपको नोट डाउन करनी है। और पीवाईक्यू से उससे बहुत हेल्प मिलती है कि पता चल जाता है कि मुझे किस पैटर्न में ये चीज़ें देखनी है, जो ये चीज़ें पढ़नी है, और क्या मुझे रट्टा मारना है, और कौन सी चीज़ें मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये रहता है। और साइंस एंड टेक में भी जो होता है कि साइंस एंड टेक में जो आप आओगे तो करंट अफेयर वाले जो पोर्शन होंगे, कि करंट अफेयर्स वाले होते हैं उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर वाले ही साइंस एंड टेक में ज़्यादा आ जाते हैं। तो और अब फाइनली मैं करंट अफेयर्स की इतनी बात हाँ, बस 1 मिनट में कर रहा हूँ डाउट्स को भी एड्रेस। जो करंट अफेयर्स के लिए कोई भी आप एक मैगज़ीन कर लो, कोई पीटी कर लो, और उसी पे फ़ोकस करो। कोई भी एक मतलब जैसे कि पीटी टेलीविज़न की या किसी और इंस्टीट्यूट का कर लिया, सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस करो, एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, है ना? और किसने पूछा कि फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से कैसे स्टार्ट करें प्रिपरेशन। तो आपका फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन है तो मतलब मे बी या 3 या 4 साल का होगा ग्रेजुएशन आपका, और उसमें से आपको पहले एनसीईआरटीज़ एक बार पढ़ लो, क्योंकि जो आपके पास जितना पहली बार ये है कि फ्री कंटेंट है ना, वो एक बार देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें बेसिक्स हैं। एनसीईआरटीज़ तो पढ़नी है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में सबसे अच्छा काम यही कर सकते हो कि एनसीईआरटीज़ ही पढ़ लो, पॉलिटी की पढ़ लो, ज्योग्राफी की पढ़ लो, हिस्ट्री की पढ़ लो, तो उससे आपको बहुत ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या-क्या चीज़ कैसे-कैसे करनी है, और इसमें क्या-क्या आता है। और फर्स्ट ईयर से भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एक बार प्रीलिम्स का पेपर उठा के देख लो कि प्रीलिम्स में कैसे-कैसे सवाल पूछे हैं इन्होंने, और किस तरह से फिर मुझे अपनी प्रिपरेशन लेके जानी है कि मैं क्या कर पाऊँगा, ये मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो इस तरह से आप कर सकते हो। और उसके बाद जब आपका 1-2 साल में अच्छे से हो जाए, उसके बाद कोई भी एक कोचिंग का सोर्स उठा लो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कोचिंग के लिए इनरोल ही करो ऑफ़लाइन जाके, है ना? आपको ऑनलाइन भी बहुत अच्छी-अच्छी कोचिंग मिल जाती हैं, आप घर में बैठ के भी आप तैयारी कर सकते हो, वरना फ्री मटेरियल भी मिल जाता है। तो अब तो वो वाला कोई बहाना भी नहीं रह गया है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिल्ली ही जाना पड़ेगा। मैंने भी लखनऊ में रह के प्रिपरेशन की है, सिर्फ़ इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना होता है, क्योंकि मॉक्स वहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। है ना? और और प्रीलिम्स के लिए आप अगर टारगेट लेके चल रहे हो, जिसमें किसने पूछा है मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स आप मान के चलिए कि 100 से प्लस हम जाएँगे। क्योंकि पिछले जो कट ऑफ आ रहे हैं वो 90s के अराउंड कुछ रह रहे हैं, 90s के -10 और +10 के बीच में ही रह रहे हैं। तो हम लोग को करना है एटलीस्ट हम लोग को 100 से ज़्यादा लाने हैं, 100 बियॉन्ड जाना है हमें। और यही रहेगा, और सीसैट में भी ये रखना है कि सीसैट में हम लोग को एटलीस्ट 40 टू 50 क्वेश्चंस करने हैं। सीसैट में हम लोग को एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि सीसैट में ये अगर आप 70 टू 80 क्वेश्चंस करने जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा और जल्दी-जल्दी करोगे तो गलतियाँ भी होंगी। तो वो अच्छा यूटिलाइज़ेशन नहीं है। सीसैट में आप करने 40 टू 50 स्वीट स्पॉट रहता है, उसमें आप देख लो किस सेक्शन में आपका मतलब स्ट्रॉन्ग है,
कौन से आप बेटर क्रैक कर सकते हो। मुझे अपने लिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अच्छा लगता था कि उसमें मेरी एक्यूरेसी बहुत हाई थी, मतलब 90% से ज़्यादा ही हमेशा रही है मॉक्स में भी और यूपीएससी के रिजल्ट को देख के भी। तो ऐसे ही अब किसी का हो सकता है मैथ्स बैकग्राउंड है तो उसके लिए मैथ्स ज़्यादा आसान हो। सेकंड ईयर ऑफ बीबीए प्रिपेयरिंग टू बिकम आईपीएस, सो व्हाट शुड एंड डू। हाँ, तो मैंने व्हाट शुड डू का तो बता दिया कि जैसे कि आप बेसिक्स जो हैं एनसीईआरटी वाले वो तो करना ही है इनिशियली, फर्स्ट सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में हो तो एक बार बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप सेग्रीगेट करना चाहना, क्योंकि कई लोगों का ये डाउट भी होता है ना कि प्रीलिम्स के लिए अलग प्रिपेयर करना है और या फिर मेंस के लिए अलग करना है, तो मटेरियल भी अलग होना चाहिए। तो शुरुआत में ऐसा कुछ रखना नहीं है। शुरुआत में ये है कि आपको पूरा जितना भी सिलेबस है, हमें सिलेबस और पीवाईक्यू उठा के रखने हैं अपने पास तैयारी से पहले, और फिर सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है सिर्फ एनसीईआरटी, और पीवाईक्यू देखने हैं कि एनसीईआरटी से किस टाइप के बन रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। तो पहले आपको यही करना है एनसीईआरटी वाली काम। प्रिपरेशन तो मैंने 22 में यार स्टार्ट की थी और ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था और फोर्थ में फाइनली रैंक आ गई मेरी। 27 में आपका अगर पहला अटेम्प्ट है तो अभी से आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आप, जैसे मैंने बताया, एक बार एनसीईआरटी आप पढ़ दो पूरी, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। एनसीईआरटी पढ़ के आपका बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। आप पीवाईक्यू देखो, आप सिलेबस देखो, जो दो बाइबल चीज़ें हैं पूरे इस जर्नी में, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, वो पीवाईक्यू और सिलेबस है ना। तो उस पर आप बहुत ध्यान रखना। पीवाईक्यू सिलेबस से स्टार्ट कीजिए, और 27 की है तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है ना। तो इस बार वाला अगर आप नहीं दे रहे हो तो पेपर जब आपके पास आ जाए तो एक बार खुद लेके बैठना। अगर आप जिस भी फेज में प्रिपरेशन के, डजेंट मैटर, आप एक बार लेके बैठना कि 26 का जो प्रीलिम्स पेपर आ रहा है उसमें आपको कितने सवाल आ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू है, नया है। तो आपको अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी थोड़ी बहुत मोटी मोटी पता चल जाएगी कि मुझे किन चीज़ों पे और काम करना है ना। तो इतना आप कर लोगे एक बार, अब बहुत बेसिक्स वाली सारी चीज़ खत्म कर लोगे, आई गेस 5 या 6 महीने में आप पूरा कर लोगे एक बार एनसीईआरटीज और बेसिक्स सारा। उसके बाद फिर ये रहेगा कि आपको मेन से स्पेसिफिक ही तैयारी करनी है। आपको सब्जेक्ट वाइज आपको पीवाईक्यू देखने हैं, आपको टॉपर कॉपीज देखनी है कि वो लोग आंसर कैसे लिखते हैं। तब उसके बाद आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, और ये तभी आंसर राइटिंग हो पाएगी जब आपने एक बार पूरा अच्छे से चीज़ें पढ़ी हैं, पूरे बेसिक्स आपके क्लियर हैं। हाँ, बिगनर हैं इसमें क्या पढ़ना कैसे है, मतलब को पढ़ने का क्या तरीका है। पहले एनसीईआरटी पढ़ें, सेम डे स्टैंडर्ड बुक पढ़ें एंड देन पीवाईक्यू सॉल्व करें। तो सबसे बढ़िया तरीका पढ़ने का ये होता है कि जो भी आप पीवाईक्यू हैं, टॉपिक वाइज आप पीवाईक्यू उठा लो। कोई भी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो तो पहले उसके देख लो कि टॉपिक वाइज क्या क्या है, किस तरह से यहाँ पे कहाँ कहाँ से सवाल आए हैं। तो जब आप देख लोगे कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से किस पार्ट से आ रहे हैं, तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मुझे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। और अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी और पीवाईक्यू में आया है तो उस चीज़ को और अच्छे से आप कर लेना। तो यही तरीका है प्रिपेयर करने का कि पहले पीवाईक्यू देखो, फिर उसके बाद किताब उठाओ, और फिर आपने पढ़ लिया कोई पार्ट, कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद जो होता है ना, आप दोबारा पीवाईक्यू पे जाओ कि अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है, अब मेरे पे क्लैरिटी आ रही है कि नहीं। सिली मिस्टेक होती है और फैक्ट्स क्लस्टर हो गया है। हाँ, ये होता है अक्सर कि इनिशियली जब आपने एक बार पढ़ा होगा या दो भी बार भी पढ़ा होगा तो सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरे साथ भी ऐसे होती थी। तो उसके लिए एक सिंपल है कि आप मल्टीपल रिविजन्स करो। हाँ सर, आप डॉक्टर भी हो, आईएएस भी हो, तो मैं तो कुछ भी अरे यार, ऐसे कुछ नहीं बात है। डॉक्टर तो सबका कोई ना कोई तो ग्रेजुएशन होता है ना, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई बीए बीएससी वगैरह, उससे डजेंट मैटर। उसके बाद फिर आपको अगर यूपीएससी की जर्नी में आ रहे हो तो फिर आपका एम फिक्स होता है कि मुझे यूपीएससी में आ रहा हूँ, मुझे करना है क्रैक, तो करना है। सिंपल सी बात है। और ऐसे कभी सेल्फ डाउट मत करना। अगर इस जर्नी में आना है तो सेल्फ डाउट सबसे पहले हटा दो। कॉन्फिडेंस ही है। कॉन्फिडेंस आपका प्री निकालेगा, कॉन्फिडेंस आपका मीन्स निकालेगा, कॉन्फिडेंस आपका इंटरव्यू निकालेगा। तो कॉन्फिडेंस तो कभी लूज नहीं करना है। एंड हो गया। सीबीआई में जॉब छोड़कर प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। वह पहली बात तो आप बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। मतलब अगर इफ़ यू वांट टू लीव दैट, तो अगर आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों छोड़ रहे हैं। और फिर आप अटेम्प्ट डिसाइड कर लो कि मुझे कौन सा अटेम्प्ट देना है, 26 वाला देना है या नेक्स्ट डे 27 वाला देना है। और जैसे मैंने बताया कि
आप अगर इनिशियल स्टेजेस में हो प्रिपरेशन की, तो पहले आपको सिर्फ एनसीईआरटीज़ ही करनी है, क्योंकि उससे क्लैरिटी बिल्ड होती है। उसके बाद फिर मेंस की आपकी आंसर राइटिंग चालू होती है, और मेंस का कोई भी एक पर्टिकुलर कोचिंग से कंटेंट आपको मिल जाएगा। बहुत चीज़ों पे सोर्सेज होते हैं, उनसे आप देख लीजिए। टॉपर की आंसर कॉपी देखिए मेंस की, फिर मेंस की आपकी प्रिपरेशन चलेगी, आंसर राइटिंग चलेगी 3-4 महीने। फिर प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले सिर्फ प्रीलिम्स मोड पे फोकस होना होता है। जैसे इस बार के 26 में जो दे रहे हैं बच्चे, तो उनको भी सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही करना है, कुछ मेंस के लिए नहीं करना है। पहले प्रीलिम्स निकलेगा, फिर आगे मेंस की बात की जाएगी। एक सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका क्या? हाँ, ये तो हो गया। हाँ, सिली मिस्टेक्स की बात में आ रहा था कि हाँ, एक बार तो मुझसे भी होती थी, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको बार-बार मल्टीपल रिवीजन करनी है और सिंगल सोर्स से, बस और कुछ नहीं। और जहाँ पे डाउट आ रहा है, क्योंकि कई चीज़ें कन्फ्यूज़न वाली होती हैं, समझ में नहीं आती हैं, तो इसी वजह से जब डाउट अभी आ रहा हो, तो उसको गूगल पे चेक कर लो या दोबारा बुक पे जाओ या यूट्यूब वीडियो देख लो, तो क्लैरिटी हो जाती है उससे और। हाँ, एनसीईआरटी 6 टू 12 की ही मैं प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि एक बार आप 6 टू 8 पढ़ोगे, फिर थोड़ा-सा रिपिटिशन आ जाता है 9th में और फिर 11th-12th में। पर 6 टू 8 कर लोगे ना, थोड़ा-सा अच्छा-सा क्लैरिटी होती है। फिर एक बार आपने 6 टू 8 कर ली, फिर दोबारा नहीं करनी है। फिर फाइनली आपको 11th-12th की ही करनी है। मल्टीपल रिवीजन अगर करने हैं, तो उसी की 11th-12th के ही करने हैं। कॉलेज को सीजीएल क्वालीफाई किया, तो क्या आप बता सकते हो मुझे आइडियल? पहली बार कांग्रेचुलेशंस, आपने सीजीएल क्वालीफाई किया है। तो आइडियल टाइम कितना लगेगा? ये एक्चुअली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आइडियल टाइम कितना लगेगा, क्योंकि अगर आप 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद भी आप सक्सेस गारंटी नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम में ना, कि 1 साल मैंने प्रिपरेशन लग के मेहनत की है, तो भी मेरी रैंक आ जाएगी। आपको बस एक पर्टिकुलर लेवल का प्रिपेयर होना पड़ता है, कि मैं इस लेवल पे प्रिपेयर हूँ कि मेरा प्रीलिम्स, मेंस निकल जाएगा। तो उसके लिए जनरली जो बोला जाता है कि 1 साल लगता है। 1 साल आपने ढंग से किया, मुझे तो ज़्यादा ही लगे, आपको पता ही है मेरा चौथा अटेम्प्ट था। तो वो डिपेंड करता है। पीवाईक्यू बुक, पीवाईक्यू की तो बहुत सारी हैं, मतलब आप कोई भी देख लो, 20 प्लस ईयर्स वाली ही आप यूज़ करना, और उसमें एक्सप्लेनेशन जिसमें हो, वो वाली ज़्यादा मैटर करती है, कि एटलीस्ट आपको जो ऑप्शंस होंगे उसमें पता तो होगा कि इसका आंसर सही क्या है, इसका गलत क्या है। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है क्षितिज_सिंह 001। और कुछ टाइम के लिए अवेलेबल रहूँगा मैं अभी इधर, क्योंकि उसके बाद मैं भी 26 का अटेम्प्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे रैंक इम्प्रूवमेंट करनी है और डिज़ायर्ड सर्विस चाहिए मुझे। सर हम डायरेक्ट यूपीएससी में आ गए पढ़ने। हाँ, 6 टू 12 मैंने जैसे बताया ना कि एनसीईआरटी एक बार 6 टू 12 की पूरी पढ़ लो, फिर 6 टू 8 वाली, 6 टू 10th वाली रख दो, फिर 11th-12th वाली है ना, उसको रिवाइज करो बस। 6 टू 10th मुझे इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, कि उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का बहुत छूट चुका होता है, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह। तो वहाँ पे एक तरह से जैसे 6th क्लास के बच्चे को समझाने वाली चीज़ें होती हैं ना, तो वैसे होता है, तो उससे इंटरेस्ट भी ज़्यादा बिल्ड होगा आपका। मीन्स नोट्स में क्या-क्या ऐड करना होगा, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्राइन बना रहा हूँ, तो इंट्रो, कंक्लूजन, प्रेज़ेंट बना ली हूँ। बॉडी के लिए क्या नोट्स? सो मेंस में ऐसा एक्सप्लिसिट नहीं होता है कि आप जब नोट्स बना रहे हो तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में नोट्स हो। मेंस में अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, तो टॉपिक वाइज़ होता है, कि एक टॉपिक के रिलेटेड आपको जितना कंटेंट है, जितना बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है, प्रॉस, कॉन्स वगैरह, उसपे जैसे पॉलिटी की बात कर दी हमने, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, या आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन वाले, या कोई एक्ट है गवर्नमेंट वाला, या किसी बहुत ज़्यादा मोदी जी ने या फिर किसी और रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने कुछ बोला है, श्री जयशंकर जी ने कुछ बोला है, तो जो बहुत हाई वैल्यूड पर्सन्स हैं उन्होंने कुछ स्पेशली बोला है, उनके अगर कोटेशंस मिल जाए, तो ये सब आपका कंपाइल होके तब आपके नोट्स बनते हैं। और जब आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन की जो बात आप बता रहे हो, वो जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, तब उसमें आता है, कि जब आपने कोई भी क्वेश्चन देखा, मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाला क्वेश्चन है, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बहुत ही एसेंशियल पार्ट है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप इसमें आप इंट्रो जो करोगे, तो इंट्रो में बताओगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज मेंशन इन डैश डैश डैश। जस्ट अ सेकेंड। और फिर बॉडी में लिखोगे, बॉडी में थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री लिख दोगे,
कि केशव नंदा भारती केस से आया, और थोड़ी कुछ और केसेस एक्सप्लेन कर दोगे कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर एक्सपैंड हुआ, है ना? उसके फिर कुछ पॉजिटिव्स लिख दोगे कि व्हाई इट इज़ रियली एसेंशियल, और फिर बाद में लिख दोगे कि कुछ चीज़ें जहाँ पे इम्प्रूव ज़्यादा कर सकते हैं हम, और बॉडी में मतलब कंक्लूजन में कोई भी कमेंट लिख सकते हो आप। जैसे कि मैंने बताया ना कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो, तो वो लिख सकते हो आप। हाँ, सीबीआई में टाइम नहीं मिलता। मैं वही तो आपसे बोल रहा था कि आप बहुत अच्छी जॉब में ऑलरेडी हैं, तो अगर आपको करना है तो थोड़ा-थोड़ा टाइम, या तो आप, क्योंकि ऑलरेडी जॉब सर्विस में हैं, तो आप कोचिंग वगैरह अफ़ोर्ड कर सकते होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो कोई भी आप ऑनलाइन वाली कोचिंग ले लीजिए, तो उसमें सबसे बेटर रहता है, क्योंकि आपके पास वीडियोज़, लेक्चर होते हैं और वो नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो इससे आपका टाइम बच सकता है। हाँ, मैंने आपको बताया, 1 मिनट में लिख देता हूँ अपनी आईडी, क्षितिज अंडरस्कोर सिंह 001। इस पे आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो आप मेरे से। और बुक लिस्ट, हाँ, बुक लिस्ट की बात आती है तो पहले बात करते हैं स्टार्ट हिस्ट्री से। हिस्ट्री में जो 11th-12th की एनसीईआरटीज़ हैं, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न की भी। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पे ज़्यादा फोकस करो। एंशिएंट, मिडीवल इसके लिए एनसीईआरटीज़ बहुत बढ़िया हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी बहुत बढ़िया हैं। तो ये बेसिक है कि ये होना चाहिए हिस्ट्री में। और पॉलिटी की जो बुक है, एक ही है, पॉलिटी का गॉड, वो है लक्ष्मीकांत, वो आपको पढ़ना है। इकोनॉमी में मैंने एज़ सच कोई बुक रेफ़र नहीं की थी, मैंने कोचिंग के नोट्स थे तो मैं वही पढ़ता था। बट एक शायद कोई विवेक सर हैं, उनकी बुक बहुत मतलब अच्छी है, ये मैंने सुना है। तो उस पे आप जा सकते हो। और एनवायरनमेंट के लिए करेंटली मुझे नहीं लगता कि एनवायरनमेंट के लिए कोई बहुत अच्छी बुक है। एक पीएमएफआईईएस करके कुछ है इंस्टीट्यूट वगैरह, तो उनकी बुक बहुत अच्छी है, ये मैंने सुना है। मतलब मैंने कुछ उनके बीच में थोड़ी बहुत पढ़ी भी थी, बट मेरे पास कोचिंग नोट्स थे तो मैं उस पे ज़्यादा रिलाई किया था। पर पीएमएफआईईएस की भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है। शायद ज्योग्राफी वाला भी वो लोग पोर्शन देते होंगे। उसके बाद आते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए यार लिटरली मतलब मुझे नहीं पता कि साइंस एंड टेक के लिए क्या करना चाहिए। एक शायद रवि अग्रहारी सर करके हैं, उनकी बुक आती है, लोग पढ़ते हैं, बट मैंने सिर्फ़ कोचिंग के नोट्स पे रिलाई किया था और करंट अफेयर्स पे रिलाई किया था। रीडिंग करो या माइक्रो नोट्स भी बनाओ, या जब आप इनिशियली तैयारी कर रहे हो ना, तो सिर्फ़ रीडिंग करो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फ़ोकस करो। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड नहीं होंगे ना, तो कोई भी मतलब नहीं है आगे चीज़ों का। अ हाँ, हाँ, मैं बता तो रहा हूँ कि जितने सब्जेक्ट्स हैं रिस्पेक्टिवली, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होता है, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह के लिए कोई बुकलेट्स वगैरह जो होती है ना कोचिंग की, वो बहुत अच्छी रहती है जीएस 3 के लिए। क्योंकि जीएस 3 में 5 सब्जेक्ट हैं और वो प्रिपेयर करना ऐसा आसान चीज़ नहीं होती। मैं मेंस के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि जीएस 3 के लिए तो कोई भी आपको अवेलेबल होते हैं, कोचिंग सब लोड कर देती हैं फ्री में मटेरियल, तो वो सब आप परचेज़ कर सकते हो कि एक ही सोर्स रखो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो। और एथिक्स के लिए बुक तो यार अभी करेंटली मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने नोट्स पे ही रिलाई किया है, कोचिंग के नोट्स पे, क्योंकि एक लेक्सिकॉन करके आती थी, वो पढ़ी थी, पर वो उतना उसका आरओआई कुछ मुझे लगा नहीं, तो मैंने एक पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, उसी को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था, तो वही मुझे सही लगा था उसके लिए। और जीएस 2 के लिए तो अगर आप नोट्स देखें तो लक्ष्मीकांत तो पढ़नी है यार पॉलिटी के लिए। गवर्नेंस के लिए है कि गवर्नेंस, सोशल सिक्योरिटी और आईआर, हाँ, ये होता है, इनके लिए भी मटेरियल आपको मिल जाता है। क्योंकि कोई पर्टिकुलर बुक लेने जाओगे ना, तो कोई भी बुक होगी, वो बहुत सारा कंटेंट होता है, बल्की होता है। कोई भी कोचिंग के नोट्स पे आप प्रेफ़र कर सकते हो। एक नोट्स उठाओ, उसी को ही रिवाइज़ करो मल्टीपल टाइम्स, पीवाईक्यू से देखो कि नोट्स में ये सब कवर हैं कि नहीं। जो टॉपिक्स नहीं कवर हो, उनके लिए अलग से बना दो नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। नोट मेकिंग नहीं हो पा रहा है फ़ोन में। हाँ, ये एक्चुअली मेरा भी एक इश्यू था कि नोट मेकिंग नहीं हो पाती। मतलब मुझे भी कभी बचपन से नोट्स बनाने की आदत नहीं थी, पसंद भी नहीं था, तो इसलिए मुझसे भी नहीं हो पाती थी नोट मेकिंग। तो उसके लिए मैं यही करता था कि मैं बुक में या जो भी नोट्स अवेलेबल है मेरे पास, उसको ही मैं पढ़ता था, उसको ही हाइलाइट कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो। तो जब बहुत सारा 2-3 रिवीजन आप कर लोगे, उसके बाद फिर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। क्योंकि पहले ही नोट फर्स्ट रीडिंग में आप नोट्स बनाने जाओगे तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिव होगा, सब लिख दोगे आप दूसरी बुक प्रिपेयर कर दोगे, तो कोई मतलब नहीं है। आपके एटलीस्ट 3 रिवीजन हो जाएँ, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ।
और फिर यही है कि एट द एंड ऑफ द डे वो शॉर्ट नोट्स काम आएँगे, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे एक्सटेंसिव नोट्स बनाओ। मतलब जो बना रहे हैं तो वो तो बहुत वेल एंड गुड है, जिनसे नहीं बनते हैं कि नोट्स हर सब्जेक्ट के, वो फाइनली मल्टीपल रिविजन्स के बाद शॉर्ट नोट्स बना लो। अच्छा, आपके 60-70 मार्क्स आ रहे हैं। तो मॉक्स में आई गेस आप बता रहे हैं कि मॉक्स में शायद 60-70 मार्क्स आ रहे हो, तो मॉक्स में अगर इतने आ रहे हैं तो मॉक्स की दिक्कत नहीं है। क्योंकि मॉक्स में मेरे भी यार जो कोचिंग वगैरह के होते थे, उसमें मेरे भी 60-70 ही आते थे, तो उससे रिलेटेड नहीं है। मेरे 98 आए हैं अभी इसमें, और उससे पहले 90 प्लस ही थे। तो मतलब आपका डज़न्ट मैटर कि आपके मॉक्स में खराब नंबर आ रहे हैं, 60-70 आ रहे हैं, बट आपके इम्प्रूव हो जाएँगे अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से कर लिया है आपने, आपको पैटर्न पता है उसका। मेंस में क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग इनिशिएटिव अप्रोच देन डाटा आंसर, टाइम याद नहीं आता है, टाइम प्रेशर करने से नेटिव्स। हाँ यार, ये तो होता ही है कि मेरे साथ भी रहा था, बट वही है कि आपको प्रैक्टिस जितनी करनी है आप वो कर सकते हो, ताकि आपके एग्ज़ाम डे के दिन जाके ना आपको बहुत नया ना लगे कि यार ये क्या हो गया, ये क्या करना है, अब इस कैसे लिखूँ समझ नहीं आ रहा, इसमें ये लिखूँ, वो लिखूँ, इसमें तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। ये वाली चीज़ होगी कि मेंस लिखने जाओगे, पहला ही सवाल शायद ऐसा आ जाए कि बिल्कुल ब्लैंक, क्या लिखना है समझ नहीं आ रहा, तो छोड़ो उसको, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। फिर जो क्वेश्चन छूटे हुए होंगे, बाद में जो भी समझ में आया लिख देना, खाली मत छोड़ना कुछ, है ना? और इसकी अगर आप घर पे बैठ के मॉक्स वगैरह लिख रहे हो, जो भी आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कर लोगे कि 3 घंटे में मुझे 20 सवाल लिखने हैं, तब जाके आप रेप्लिकेट कर पाओगे अच्छे से। व्हिच कोचिंग शुड आई जॉइन फॉर जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिक्स? यार कोचिंग्स तो मल्टीपल हैं। अगर आप घर पे बैठ के कर सकते हो, ऑनलाइन तो सारी हैं। विज़न है, वाजीराम है, सारथी आईएएस है, अंडरस्टैंड यूपीएससी है, तो काफ़ी सारी कोचिंग्स हैं। आप मतलब बात कर सकते हैं उनके एग्ज़ीक्यूटिव्स वगैरह से। तो मतलब कोचिंग कोई एक लो और उसको फ़ॉलो करो। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कोचिंग होती है और कोई बहुत खराब कोचिंग होती है। क्योंकि टीचर सबके अच्छे ही हैं, पीडब्ल्यू के देख लो, अनअकैडमी के देख लो, है ना? बट आप एक सोर्स लेके मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होता है और आपकी खुद की मेहनत होती है बाकी, जो वैल्यू एडिशन वाली होती है। कौन-सी कोचिंग ली थी? तो मैंने यार एक कोचिंग नहीं ली थी, मैंने मल्टीपल, क्योंकि इतना टाइम 4 साल की प्रिपरेशन थी, मल्टीपल सोर्सेज़ मैंने रेफ़र किए थे। मैंने अनअकैडमी से फाउंडेशन किया था, उसके बाद फिर मैंने सारथी आईएएस का भी मेंस के लिए लिया था, उनका जो बंडल कोर्स होता है, और फिर अंडरस्टैंड यूपीएससी का मैंने प्रीलिम्स के लिए जो उनका कंटेंट आता है मैड वाला, वो फ़ॉलो किया था। तो मैंने खुद ही मल्टीपल सोर्सेज़ से चीज़ें की हैं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की कोचिंग ठीक है। हाँ, पीडब्ल्यू की भी काफ़ी अच्छी है, इस बार मतलब काफ़ी बच्चे पीडब्ल्यू के भी सिलेक्ट हुए हैं। स्पेशल नोट्स बाय पांडे मैम। अब पता नहीं ये पांडे मैम कौन है यार? प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप गाइड कर सकते हो, या मैं अभी ऐसे गाइड कर रहा हूँ, बाकी इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो, मैं कभी जब अवेलेबल हुआ, तो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। यूट्यूब वीडियो भी हैं कुछ मेरे, तो आप वो भी सर्च कर सकते हो। उसमें भी मैंने चीज़ें बताई हैं, मैं लाइक प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, वो अभी भी बता रहा हूँ मैं खैर। फर्स्ट टाइम में लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? देखो, फर्स्ट टाइम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो टाइम के पीछे बिल्कुल नहीं भागो। फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको समझ में कुछ तो आ रहा है, क्योंकि बहुत चीज़ें नहीं आएँगी। फर्स्ट टाइम बस आप ये कोशिश करो कि थोड़ा-थोड़ी चीज़ें आ जाएँ, है ना? कैन आई कंप्लीट यूपीएससी सिलेबस माई सेल्फ विदाउट एनी कोचिंग? हाँ, भाई बिल्कुल, डेफ़िनिटली। मैंने तो बोला ही ना, इतने फ्री सोर्सेज़ हैं, कंटेंट अवेलेबल है आपके पास, और कोचिंग कई सारी बहुत सारा रिसोर्सेज़ भी फ्री अवेलेबल कराती हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो घर पे बैठ के। अनअकैडमी हाँ, ले सकते हो भाई। मतलब मैंने भी लिया था फाउंडेशन के लिए। और हाँ, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी रहा है, और ऑप्शनल में जो होता है कि आप जो भी कोई आप चूज़ कर लो ऑप्शनल, कि मैं आप मतलब आप ऑप्शनल चूज़ करते टाइम पे 2 चीज़ें देखनी होती हैं। पहला, मेरा इंटरेस्ट क्या है? दूसरा, उसका अवेलेबल फैकल्टी या मटेरियल वगैरह अवेलेबल है कि नहीं? तो जो भी आप चूज़ करो, तो कोई जो टॉप की बेस्ट टीचर्स हों किसी भी सब्जेक्ट के, उस पे ही जाना। जैसे पीएसआईआर के लिए शुभ्रा मैम का सुना है, एंथ्रोपोलॉजी के लिए करणदीप सर हैं। तो इसी टाइप से मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर आपको देके जाएगा। अच्छा, मैं अभी बस थोड़ी देर में मैं चैट बंद भी कर दूँगा, क्योंकि मुझे वापस अपनी ड्यूटी जॉइन करनी है। तो अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट डाउट हो तो आप प्लीज़ जल्दी लिख दीजिए।
कैन यूपीएससी भी क्वालिफाइड, हाँ। अनअकैडमी भी अच्छा है यार, मैंने वही बताया ना, कोचिंग्स ऐसी कोई ख़राब नहीं है फाउंडेशन के लिए, सब सही है, सबका कंटेंट भी सही है। बट ये कि मैं बस उसका ऑप्शनल का बोलता हूँ कि ऑप्शनल के लिए एक्सप्लिसिटली जो बेस्ट टीचर है उसके नोट्स पढ़ो, या तो उसकी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन कर लो, वरना अगर नहीं ज्वाइन कर सकते तो उसके नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो देख लो। कौन सी सर्विस है, सर्विस तो अभी भी पता नहीं कौन सी मिली है, अब जून जुलाई में पता चलेगा। फाउंडेशनल बैच ले लूँ क्या अनअकैडमी का, बताइए सर, 3 ईयर का बैच है। या 3 साल का बैच क्यों लेना, सबसे पहली बात, मैंने 1 साल का ही लो, शायद 6 महीने वो लोग खुद एक्सटेंड वगैरह कर देते हैं। जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म करो। मेरी एडवाइस है, आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताओ कंप्लीट। ठीक है, मैंने यार बता तो दी, प्रीलिम्स की तो बता ही दी है। प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया बाइबिल आपके हैं, पीवाईक्यू और सिलेबस, उसी को मैं 10 बार रिपीट कर लूँगा, कोई मतलब नहीं है, आपको बाइबिल पे ही फोकस करना है, पीवाईक्यू और सिलेबस। तो प्रीलिम्स के मैंने रिसोर्सेज बता दिए जो भी है, और करंट अफेयर्स के लिए मैंने बोला ही है कि कोई एक करंट अफेयर कंपाइलेशन पढ़ लो, पीटी पढ़ सकते हो, पीटी पढ़ लो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, और मॉक्स वगैरह देते रहना, मतलब एटलीस्ट 3-4 तो दे ही दो उसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। और फिर मेंस में तो आपको आंसर राइटिंग करनी है, उसमें कोई इशू नहीं है, आपके पास एक बार नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं या किसी कोचिंग का मटेरियल आपने देख लिया, आपके पास कंपाइल्ड है मेंस के नोट्स, अब आपको करनी है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए सबसे बेस्ट है पीवाईक्यू उठाओ और पीवाईक्यू लिखते जाओ। और एक ये भी चीज़ कर सकते हो कि आपके आंसर कोई चेक करने के लिए शुरुआत में होता नहीं है, तो चैट जीपीटी अपलोड करो, जमिनाई पे अपलोड करो, उनसे आंसर अपनी करेक्शन करवाओ कि मैंने कैसे लिखा है, बेटर हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, तो उसी से हो जाती है चेकिंग वगैरह। और मेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉपर कॉपी देखो। टॉपर कॉपी में जो उसने क्वेश्चन लिखा है, तो क्वेश्चन आप पहले खुद लिख के देखो कि मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, उसके बाद उस बंदे का देखो कि रैंक जो टॉप 10 वाली में आई सही। मैं सजेस्ट करूँगी कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में जिसके हाईएस्ट है ना, उसकी कॉपी पे जाओ, कि उस की कॉपी में जो सबसे बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, तो ऐसे लिखो, तो ये प्रैक्टिस हो जाती है। फिर इंटरव्यू के लिए तो यार जितनी मॉक की आप प्रिपरेशन करते हो और जितना बेसिक्स पे अपना काम करते हो, डैफ पे काम करते हो, तो उससे हो जाता है। पीटी रिवीजन 3-4 टाइम्स करना हो तो टाइम बाउंड कैसे करें, फास्ट रिवीजन आई मीन। हाँ यार, रिवीजन तो बोरिंग होता ही है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप एक्टिव रिकॉल वाली एक चीज़ होती है वो अपना सकते हो, कि कोई भी टॉपिक्स वगैरह जितने भी हैं, तो टॉपिक का नोट किया आपने अपनी रफ कॉपी वगैरह में, तो जो जो याद आ रहा है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो लिख दो। फिर देखो कि क्या भूल रहे हो, फिर वो कॉपी में जाके या नोट्स में या बुक में जाके देख लो कैसा है। पर रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप एक्टिव रिकॉल से करो, चाहे डायरेक्टली कवर टू कवर पढ़ के करो। अ, हाँ, क्या 12th में, क्या भाई 12th में स्कोर मेरा क्या था, क्या मतलब है, 90% थे मेरे 12th में, 90.8। अन अकेडमी के 3 ईयर्स का बैच ले लूँ क्या, मतलब आई वोंट सजेस्ट 3 ईयर का बैच लो, आई गेस कि 1 साल का बैच लो आप, ख़त्म करो जल्दी, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। प्रहार बुकलेट्स, हाँ, प्रहार वाली भी अच्छी हैं इन लोगों की। मीन्स आंसर राइटिंग यूजिंग चैट जीपीटी इज इनफ विथ मीन्स 365। मीन्स 365 वैल्यू एडिशन के लिए अच्छा है, बट आप मेन सोर्स मत रखना। मैथ मैथ्स कहाँ से करें प्लीज़। हाँ, तो सी सैट के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो पीवाईक्यू कराए हैं, पिछले 10 साल के सी सैट के सारे पीवाईक्यू कर लो, सारे के सारे कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और बस पीवाईक्यू पे जब पकड़ हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की जगह केवल एनसीईआरटी से हो सकता है यार, मैंने एनसीईआरटी मॉडर्न की नहीं पढ़ी है, तो मैं इस पे नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं स्पेक्ट्रम का ही बता सकता हूँ। फर्स्ट ईयर में हूँ अनअकैडमी का एक बार। हाँ ठीक है, तो कर सकते हो, अगर फर्स्ट ईयर में और 3 साल का फाउंडेशन कोर्स करना है तो कर लो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। फिर भी मैं वही बोलूँगा कि 1 साल या मैक्सिमम 1.5 या 2 साल का। इकोनॉमी के लिए टॉपर्स बोलते हैं मुनाज सर के हैंड आउट अच्छे हैं, हाँ मुनाज सर के हैंड आउट अच्छे हैं, मैंने भी मुनाज सर की इकोनॉमी के लिए पढ़े थे। पी वाई क्यू इनफ फॉर मीन्स, नहीं मॉक्स देने हैं, अगर मॉक्स नहीं दे रहे हो तो पी वाई क्यू के आंसर ही लिखो और चेक कराओ, आंसर राइटिंग करनी है। फाउंडेशन बैच 3 ईयर्स का है, मंजिल और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो पीडब्ल्यू का फाउंडेशन अनअकैडमी, या पीडब्ल्यू का भी ले सकते हो, अनअकैडमी का भी ले सकते हो, दोनों ही कोचिंग्स अच्छी हैं। अन कोई हिंदी मीडियम में 12th पढ़ा है और अब मुझे इंग्लिश मीडियम से करनी है यूपीएससी, तो क्या करना चाहिए, तो आप वही कोई भी
फाउंडेशन वगैरह ले लो जो इंग्लिश में पढ़ाते हो, है ना? तो अच्छा, एक्चुअली बस 2 मिनट में मैं जा रहा हूँ, ख़त्म करना पड़ेगा मुझे, वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? बिगिनर हूँ क्या 1 साल में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? 1 साल में डेफ़िनिटली कंप्लीट हो सकता है। 7 आवर्स एवरी डे करो, अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, जैसा आपने बोला है। हाँ, 1 साल में आराम से सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। मेरा भी 1 साल में हो गया था सिलेबस कंप्लीट। मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। बाई सब्जेक्ट वाइज़ बुक लिस्ट मैंने बता दिया प्रीलिम्स के लिए पूरा चीज़ें। सीसैट के लिए तो बताइए, पीवाईक्यू बेस्ड आपकी प्रिपरेशन होगी सारी, और जो हमारी जीएस होता है, जीएस के लिए बेसिक बुक्स और एक करंट अफेयर्स का सोर्स, है ना? उसको फॉलो करो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। It was great pleasure to be around. I wish everyone all the best for your journey ahead, and hope you are too on this side of the table. Okay, thank you everyone. Thanks for being here, listening to me.